Good morning, everyone. This is Siddharth Singh. Today we are going to start lesson 22. Before challenges, major challenges before of the world. पूरे दुनिया के सामने जो भी प्रमुख चुनौतियां हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनके बारे में चैप्टर आपका बताएगा। 4 पॉइंट्स हैं उसके, उसी 4 पॉइंट्स से आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। 2 वीडियोस पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड हाउ डज इट गेट पोल्यूटेड। पर्यावरण आपका क्या है और ये प्रदूषित कैसे होता है। हाउ डज पोल्यूटेड इन्वायरमेंट अफेक्ट ह्यूमैनिटी। प्रदूषित पर्यावरण का मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स बैड इफेक्ट्स। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है और इसका दुष्परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में। व्हाट इज टेररिज्म, व्हाट इज इट अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। आतंकवाद क्या है और ये दुनिया के सामने किस तरह से खतरा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से। इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट दैट दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। Their policies are guided and influenced by the existing international situation. They share many problems of the world. These problems are global in nature. If any nation makes isolated effort to solve these problems, it will not be successful. Joint efforts by all nations are required to tackle these problems. इनका कहना है कि दुनिया में लगभग जितने भी देश हैं 193 कंट्रीज़ हैं या 194 हैं। कुछ पूर्ण स्वराज में हैं, कुछ दूसरे के राज में अपना सरकार चलाते हैं, शासन चलाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 193-4 के समथिंग आपकी देश है। वो सभी देश आपकी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई भी देश आपका अकेले अपने देश को चला नहीं सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक देश के पास वो सारी सुविधाएं और वो सारे खनिज संसाधन या मिनरल्स नहीं होते हैं जिससे हम अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, बेसिक हो या हाइक हो, कुछ भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें। हमें किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है। कुछ आप सामने एग्जांपल्स दूंगा, उसके बारे में आप लोग समझ जाएंगे। तो जो भी देश हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होती रहती हैं। उनकी समस्याएं भी ऐसी हैं कि वो समस्याएं आपकी ग्लोबल हैं, सभी लोगों के लिए वो समस्याएं लगभग समान हैं। तो उन सभी की जो नीतियां बनती हैं वो भी कोई एक देश अकेला नहीं बनाता है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, सारे देश मिलके। जैसे आपका हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा था, तो उसकी जो आपकी सभाएं होती हैं तो उसके अंदर आपका मिलके ये सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए इनकी नीतियाँ बनाई जाती हैं। कोई भी देश अगर चाहे कि मैं अकेले पूरी समस्याओं को सुलझा लूँ, अपनी भी और अपने जो बगल वाली कंट्री है उसकी भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपके बीच में अगर कोई व्यक्ति गरीब है और आप चाहते हैं कि आप उसकी सहायता करें, तो आप अकेले उसकी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। आप उसकी गरीबी दूर करने जाएंगे, आपकी आर्थिक समस्या खुद ही चरमरा जाएगी। तो जितने साथी हैं पैनल के, वो सारे मिलके थोड़ी थोड़ी सहायता करके जो व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं हैं उसको भी आप सही कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी का रीसेंट उदाहरण आपका वैक्सीन का है। कोरोना की वैक्सीन आपकी, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे वैज्ञानिक तौर पे इतना विकास नहीं हुआ है, तो उनके यहाँ भी कोरोना की वैक्सीन पहुँचानी है। तो अगर सभी देश इंटरडिपेंडेंट नहीं होते या एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता या पॉलिसी से एक दूसरे के साथ मिलके नहीं बनाई जाती, तो कई देश ऐसे होते जो पूरी तरीके से इस दुनिया से कट जाते। आप चाहे अरेबियन कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, चाहे खाड़ी के देशों की बात कर लीजिए, गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, है ना। तो यहाँ तरफ आपका वैक्सीनेशन का उनके खुद के यहाँ पे वैक्सीन बननी लगभग नामुमकिन है। अदर कंट्रीज़ जो है जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस, चाइना, जापान, इज़राइल, ब्रिटेन, यूके, तो ये सब मिलके आपका रसियंस, तो ये लोग मिलके डेवलप करते हैं किसी भी वैक्सीन को। और सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए आपको कि पुणे बेस्ड आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है वैक्सीन। दुनिया में जो भी वैक्सीन बनती है उसका ऑर्डर आपका पुणे बेस्ड आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसे ऑर्डर मिलता है उस कंसाइनमेंट को पूरा करने का।
तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर वैक्सीन बनती है तो पुणे में बनती है, ठीक है, या कहा जाए भारत में बनती है सबसे ज़्यादा वैक्सीन। दूसरी चीज़ पेट्रोल हो गई। खनिज पदार्थों में जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, या फिर और भी जो पेट्रोलियम से जो तत्व निकलते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, कई देशों में ऐसा है कि वहाँ भी पेट्रोलियम नहीं है। हमारे खुद के देश में पेट्रोलियम के इतने ज़्यादा भंडार नहीं है। अगर हम सोचें कि हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाए, तो हमारे पास ये पेट्रोल की समस्या हो जाएगी, खनिज पदार्थों की समस्या हो जाएगी। इसके लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है खाड़ी के देशों के ऊपर भी, अरेबियन कंट्रीज़ के ऊपर भी, और भी जहाँ पे आपका पेट्रोलियम वगैरह का उत्पादन होता है, ठीक है। तो जो भी समस्याएं हैं वो सारे लोग मिलकर सुलझाते हैं, कोई अकेले सारी समस्याओं को सुलझाने में कैपेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट और पर्यावरण। द वर्ड पर्यावरण इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, परि एंड आवरण। परि एंड आवरण। परि stand for from all sides and आवरण means surrounding. A cover which surround us from all sides is called पर्यावरण of environment. पर्यावरण आपका दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण। परि का मतलब होता है कि चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है कि सराउंडिंग, मतलब घेरे हुए, ठीक है। मतलब वैसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। हम अपने आसपास जो भी सारी चीज़ें देखते हैं, जो भी सारी चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास, चाहे वो टेबल, कुर्सी, फैन, दीवार, पेड़ पौधे, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी देखते हैं, पानी देखते हैं, जंगल देखते हैं, है ना, पहाड़ देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। जो भी चीज़ देखते हैं वो सारी चीज़ें हमारा पर्यावरण है, ठीक है। Environment is the mixture of several factors. Any external force, substance of state that surrounds any creature and affects the life in any form in called the factor. The various factors of environment can be divided mainly in two parts: organic. Organic means tree, plants, creatures, animals, insects, and etc. Non-organic: water, minerals, soil, air, solar energy. Both factors of environment are different from each other but are interlinked. In the natural conditions, the life of a creature is not affected by a single factor, but all the environment factors together affect it. These factors affecting the creature also leave an impact on each other. Thus, a balance is made on the earth. But various natural and man-made reasons are disbalancing the environment, and it pollutes our environment. पर्यावरण आपका बहुत सारे मिश्रणों से बना हुआ है, जैसे मिक्सचर, उसको सम्मिश्रण कहते हैं, उससे बना हुआ है। कोई भी एक्सटर्नल पावर, जैसे कि आपका जो भी बाहरी ताकत होती है, पदार्थ या परिस्थिति, जो किसी जीव को, जैसे हम और आप हैं, किसी भी जीव को घेरे हुए है और उसके जीवन को किसी न किसी तौर पे प्रभावित कर रहा हो, उसको हम फैक्टर कहते हैं। फैक्टर या फिर उसको हम कारक कहते हैं। पर्यावरण के पर्यावरण में आपका दो फैक्टर मेन है। पहला है जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक मतलब दो फैक्टर जो होते हैं उसको जैविक और अजैविक कहा जाता है। जैविक जो कि ऑर्गेनिक कहलाता है, उसमें आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको इंसेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अजैविक जो कि नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें पानी हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है। पर्यावरण के इन दोनों कारक एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच में संबंध भी है। प्राकृतिक परिस्थितियों में जीव का जीवन किसी एक कारक से प्रभावित न होके बल्कि समस्त पर्यावरण कारकों से प्रभावित होता है। ये कारक जीव को प्रभावित करने के साथ साथ परस्पर एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आपका जो धरती का संतुलन है, जो पर्यावरण का संतुलन है, वो बना रहता है। लेकिन कई नेचुरल और मैन मेड रीजंस की वजह से जो इन्वायरमेंट है उसका जो संतुलन है वो बिगड़ता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। वो मैन मेड और नेचुरल क्या है उसको हम आगे पढ़ेंगे।
such desirable changes occurring in the physical, chemical, and organic properties of air, water, and soil, which, along with human beings, damage and entire natural structure is called pollution. वायु, जल, मिट्टी के जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो इंसान के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, वो प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में सबसे पहला आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर इज लाइफ गिविंग। द नेचर हैज प्रोवाइडेड इमेंस सोर्स ऑफ water in the form of surface and underground water, but human beings by their constant activities are polluting the water. The water pollution is that state in which the physical, chemical, and organic properties of water show negative changes, and this water leaves harmful impact on human beings, creatures, and vegetations. देखिए, पानी आपका ऐसा है कि उसके बिना हमारी और आपकी लाइफ आपकी व्यर्थ है। हम और आप, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो आपका स्टार्ट हुआ था, जो जीवन स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट ही हुआ था पानी की वजह से। पानी से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे उसमें उत्परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं, उत्परिवर्तन धीरे धीरे म्यूटेशन होते होते हमारे तक आया है। और हो सकता है कि ये म्यूटेशन आपका आगे भी होता हो और धीरे धीरे इंसान की जो जीवन शक्ति है या जीवन शैली है, जो एज ऑफ लाइफ है, वो आपकी बढ़ती चली जाए या घटती चली जाए, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के हिसाब से एक आप ये देख लीजिए, जो जब इंसान पैदा होता है, जब वो गर्भ में होता है और जब उसकी बॉडी बन रही होती है, फॉर्म हो रही होती है, तो उसके टेल होती है, हल्की सी पूंछ होती है, जैसे बंदरों होती है। कहते हैं ना, चिंपांजी के रूप है। इंसान जो है वो पहले चिंपांजी थे, धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वो इंसान हो गए। तो हमारे में जब हमारा शरीर बन रहा होता है पेट के अंदर, तो हमारे हल्की सी टेल होती है या पूंछ होती है। लेकिन वो जैसे जैसे हम अपने जन्म तक पहुंचते हैं, तो वो जो टेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसको भी एक हिसाब से अपन म्यूटेशन कह सकते हैं। ठीक है। जब वो पैदा होता है तो पूंछ नहीं रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पैदा हो जाता है और उसकी पूंछ वहाँ रही आती है ना, तो फिर वो चर्चा का विषय भी बनता है। न्यूज़ में उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी दिखाई जाती हैं, उसको बजरंग बली भी बता दिया जाता है ना। तो ये भी एक तरह से म्यूटेशन आपका होता है। पहले के लोगों के कान आपके बड़े हुआ करते थे, धीरे धीरे उनका साइज़ कम होता चला गया। पहले के लोगों की हाइट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लोग 12-12 फीट की हाइट की हुआ करते थे, है ना। अभी लगभग 300 से 400 साल पहले तक भी आपकी हाइट आपकी 8-8-9 फीट की होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये हाइट आपकी एटमॉस्फेयर के हिसाब से कहा जाए या फिर म्यूटेशन के हिसाब से कहा जाए, ये हाइट आपकी धीरे धीरे कम होती चली आ रही है। इसे भी आपका म्यूटेशन कहा जाएगा या उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो जो पानी है वो जीवन दायिनी के तौर पे हमारे नेचर में, हमारी लाइफ में अपना रोल अदा करता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास देखिए सरफेस पे पानी है, धरती के सरफेस पे 71% तो आपका पानी समुद्र का है, जो कि खारा पानी है। उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल पियेंगे तबीयत खराब होना निश्चित है, हो सकता है ज़्यादा पी लें तो डेथ हो जाए, है ना। तो उसे जैसे सऊदी अरबिया में हो गया या फिर ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे कोई स्वच्छ पानी का सोर्स नहीं है, तो वो जो समुद्र का पानी है उसको प्योरीफाई करते हैं। तो उसमें हालांकि उसकी जो तकनीक है वो काफ़ी महंगी है। वो समुद्र के पानी को प्योरीफाई करके उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, वो पीने लायक हो जाता है। हमारे पास अंडरग्राउंड ही वाटर है, जब हम बोरिंग करते हैं तो पानी निकल आता है। सरफेस से भी वाटर है, जैसे आपका झील हो गई, तालाब हो गई, है ना। आपकी वुलर झील है, वो साफ पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, है ना, कश्मीर में है। तो ये 2 तरीके हो गए हमारे पास पानी के। लेकिन इंसान की जो गतिविधियां हैं वो वाटर पोल्यूशन पे सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाती हैं, चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए। आगे हम चलेंगे कैसा कैसा वाटर पोल्यूशन होता है। लेकिन हमारी वजह से ये वाटर पोल्यूशन आपका बढ़ता जा रहा है। पानी की वजह से ही हमारा जीवन चल रहा है, चाहे आप उसको खेती में देख लीजिए, चाहे कंपनीज में देख लीजिए, हमारे पीने के लिए देख लीजिए, उस सभी का भी नुकसान हो रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। नेचुरल सोर्सेस, few natural substances pollute water. These include different gases, soil, minerals, vegetation, dead animals, etc. The water is also polluted by soil erosion. प्राकृतिक तौर पे देखिए जो प्रदूषण होता है उसमें सबसे पहले गैसें दिया हुआ है। जो गैसेस हैं, जैसे मान लीजिए अगर पानी के अंदर भी आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो आपका वाटर फॉर्म पे होता है। H2O जो आपका फार्मूला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कण मिलके दोनों पानी बनाते हैं। जो मछलियाँ होती हैं उसमें जो गल्फ होते हैं उनके गल्फ कह रहा हूँ, गिल्स होते हैं, उनको हम गल्फड़े भी कहते हैं। उससे वो लोग ऑक्सीजन अपने यूज़ के लिए लेती हैं। तो अब जब उसमें हम जैसे किसी भी जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो भी वेस्टेज होता है पानी का, केमिकल वाला जो पानी होता है, वो किसी भी नदी में या समुद्र में छोड़ देते हैं। तो वहाँ के जो ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जैसे मान चलिए कार्बन डाइऑक्साइड आ गई वहाँ पे, और सल्फर डाइऑक्साइड आ गई, ऐसी जो भी गैसेस हैं वो वहाँ पे भरती चली जाती हैं और जो अंदर का इकोसिस्टम होता है वो बिगड़ता चला जाता है। दूसरा आपका खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ आपका जिस जगह पे आपका ऑयल प्रोडक्शन होता है, जैसे मुंबई हाई हो गया। मुंबई हाई ऐसी जगह है जहाँ पे समुद्र के अंदर आपका एक सेटअप लगाया गया है और वहाँ से वो लोग पेट्रोलियम निकालते हैं। फिर उसको रिफाइन किया जाता है। गुजरात में कंपनी है, वहाँ पे रिफाइन होता है। एक मध्य प्रदेश की बीना है, बीना जगह है, वहाँ रिफाइनिंग कंपनी लगी हुई है। ऐसे आपका मथुरा की रिफाइनिंग कंपनी है, वहाँ पे लगा हुआ। मथुरा की जो रिफाइनिंग कंपनी लगी हुई है उससे जो उसका रिफाइन करने के बाद जो उसका वेस्टेज निकलता है उसको हवा में छोड़ते हैं। उसकी वजह से आपका जो ताजमहल है, ताजमहल पहले संगमरमर आपका सफ़ेद हुआ करता था, वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है ना। तो वो भी एक रीज़न है। तो खनिज पदार्थ की वजह से जो, जैसे मान के चलिए पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, कोई भी ऐसा है जो पानी के साथ मिल जाए। अब ये पानी के साथ पूरी तरह से तो मिलते नहीं है। कभी भी आप देखेंगे, जो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें आप कोई भी तेल डाल दीजिए तो तेल उसके सरफेस में तैरना स्टार्ट कर देगा। या फिर अगर उसका घनत्व पानी से कम है तो वो उसमें उसके अंदर मिल जाएगा। तो इसकी वजह से भी आपका पानी आपका प्रदूषित होता है, साथ में पीने योग्य नहीं बचता है। उसका जो इकोसिस्टम है अंदर का, जो उसके पानी के अंदर जो क्रिएचर्स रहते हैं उनके लिए भी ये हानिकारक होता है, ठीक है। जो भी आपके जीव जंतु होते हैं, जो मरने के बाद उनकी बॉडी आपकी उसमें चली जाती है, तो मरने के बाद जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे सड़ने लगती है, गलने लगती है। तो उससे भी आपका पानी जो है वो खराब होता है। जो आपका सॉइल इरोजन है, जिसको हम मृदा अपरदन कहते हैं, उसकी वजह से भी जो धीरे धीरे, जैसे कोई साफ पानी है, अब उसमें मृदा अपरदन होता है, कोई पूरा का पूरा मिट्टी का पहाड़ आपका पूरा पानी में गिर जाए तो भी पानी आपका उससे प्रदूषित होता है। सेकंड है आपका ह्यूमन सोर्स। एट प्रेजेंट द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज ह्यूमन एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, industrial, social and religious activities are the pollutants that pollute water. The main factors of human beings polluting water are following. ह्यूमन एक्टिविटीज में आपका जल प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है उसका वजह आपका मानव स्रोत है। हम और आप हैं जिनकी वजह से ये नदियाँ हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, उनके प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। जैसे आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गया, आपका नगरीकरण हो गया, एग्रीकल्चर आपका कृषि हो गया, इंडस्ट्रीज आपकी औद्योगिकरण हो गया, और सोशल वेलफेयर हो गया। जो भी आपका सोशल एक्टिविटीज़ होती है, सामाजिक और जो धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, उसकी वजह से भी आपका जल प्रदूषण आपका होता है, ठीक है। अब नगरीकरण की वजह से, नगरीकरण में ऐसा होता है, जैसे पहले पॉपुलेशन आपकी बहुत कम थी। आज़ादी के टाइम की बात है, पॉपुलेशन आपकी 35-36 करोड़ के लगभग थी सन 47 में। अभी हम 135 करोड़ की लगभग आबादी है ना। 72-73 साल में पहले हम 35 थे, अब हम 135 हैं। तो उसकी वजह से जो वेस्टेज निकलता है ह्यूमन बॉडी से,
हमारी वजह से जो हमारे बॉडी से जो वेस्टेज निकलता है वो जाता कहाँ है? या तो उसको हम एक टैंक बनाते हैं, उसमें जाएगा, तो वो आपका मृदा प्रदूषण होता है ना, सॉइल प्रदूषण होता है। दूसरा, उसे छोड़ा जाता है नदियों में या समुद्र में, उसकी वजह से आपका जल प्रदूषण भी होता है और समुद्र के जल का भी प्रदूषण होता है। या फिर उसको एक ऐसे ही आप अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखे होंगे, उसको ऐसे सरफेस पे जितना वेस्टेज होता है वो छोड़ दिया जाता है। तो वो आपका हर तरीके से नुकसान हो जाता है। एक तो जल प्रदूषण भी होता है, उससे वायु प्रदूषण भी होता है, उससे मृदा प्रदूषण भी होता है, और इंसानों की अलग अलग डिसीजेस वगैरह जो होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उसका भी यही कारण है। ठीक है। इंडस्ट्रीज का भी जो वेस्टेज होता है उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जो पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, उसकी पे एक किस्सा सुनाऊंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला है एक्सक्रेटा। द स्टूल एंड यूरिन emanating from residential and public toilets are directed into rivers and water resources, ये मैंने बता दिया। सेकेंड है आपका होम वेस्टेज। सोप एंड डिटर्जेंट्स आर यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ utensils at homes and hotels. Soaps it washing floors and clothes. जो भी आपका कपड़े धोए जाते हैं या वॉशिंग मशीन पे आपका जो भी कपड़े धोए जाते हैं, चाहे साबुन हो, चाहे वो निरमा हो, अब वो चाहे घर पे हो, होटल में हो, या जहाँ पे आपका जो धोबी घाट होता है वहाँ पे, ये चीज़ें आप चाहे घर पे करें या फिर आप नदी किनारे करें। पहले ऐसा होता था, अब के ज़माने में तो काफ़ी कम हो गया है। पहले आपका जितना भी तालाब या नदियाँ हुआ करती थी, उसके बगल में लोग कपड़ा धोना स्टार्ट कर देते थे, नहाना स्टार्ट कर देते थे। वहीं पे आपका जो भी नित्य क्रिया वाला काम होता था वो भी वहीं हो जाता था। अब तो गवर्नमेंट ने इतनी जागरूकता दिखाते हुए लोगों को जागरूक भी किया और सभी के घर पे टॉयलेट्स बनवाने का काम भी किया, तो उसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कम हुई है। नहीं तो पहले अगर 135 करोड़ की जनता अगर ऐसे खुले में जाती तो स्थिति दूभर हो जाती। तो जो भी आपका साबुन और डिटर्जेंट होता है, ये पानी को हल्का बना देते हैं। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ देते हैं, है ना। तो इससे आपका पानी प्रदूषित होता है। अंदर की जो ऑक्सीजन होती है, जैसे देखिए सरफेस है, जो पानी का सरफेस है, पानी का सरफेस के ऊपर का तापमान अलग होता है, नीचे का तापमान अलग होता है। जो वाटर सरफेस होता है वो आपका कंक्रीट की तरह काम करता है, ठीक है। नीचे का तापमान अलग होता है, ऊपर का अलग। जो डिटर्जेंट होता है या सोप होता है, साबुन होता है, जो भी निरमा होता है, जो ऊपर का सरफेस है उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो ऊपर तैरती रहती हैं वो नीचे चली जाती हैं। तो साबुन डिटर्जेंट आपके पानी में अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। इसीलिए आपका कपड़े के जो दाग वगैरह निकलते हैं वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि देखिए नॉर्मल पानी कपड़ों के कोनों कोनों पे नहीं जा पाता है, लेकिन जब साबुन मिल जाता है, निरमा मिल जाता है, तो पानी आपका पतला हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाता है, और वो कपड़े के हर जगह घुस जाता है जहाँ जहाँ से वो कचरा निकाल सकता है ना। तो यही आपका सेम चीज़ हो जाता है किसी भी नदी या तालाब के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज के ऊपर। डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। द water flowing from industries contain a lot of fatal chemical substance. This polluted water is directly flown into rivers, ponds. इंडस्ट्रियल एरिया से जो आपका देखिए अभी काफ़ी मुद्दे पे था, गंगा स्वच्छ अभियान का काफ़ी बड़ा मुद्दा भी बना था, और लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं, लेकिन जितनी गंगा स्वच्छ आपकी लॉकडाउन के टाइम पे थी, उतनी गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाने के बाद भी साफ़ नहीं कर पाए। नहीं साफ़ कर पाए, उसका रीज़न ये है हम और आप, हमारा वेस्टेज, ठीक है। हमारा जो भी डेली का वेस्टेज होता है, जैसा ही वेस्टेज होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज होती हैं, आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें नहाना या फिर विसर्जन करना किसी भी चीज़ का, इन सारी चीज़ों की वजह से नदियाँ पोल्यूटेड होती हैं। अब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो भी वेस्टेज, देखिए गवर्नमेंट आपका नियम बनाती है,
अब उस नियम को फॉलो करने के लिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ को बहुत अलग से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ता है, ज़्यादा पैसे भी लगाने पड़ते हैं और उस चीज़ को मेंटेन भी करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो प्लान बी यूज़ करते हैं, थोड़ा सा पैसा खिलाते हैं और जो भी उनका वेस्टेज होता है उसको वो नॉर्मली कहीं भी छोड़ देते हैं, नदियों में छोड़ दिए। अब वो सीधे नदियों में छोड़ने के बाद जब वो पानी आपके और हमारे पास तक आता है तो उसी से आपका डायरिया हो जाता है, उसी से आपका जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस के बाद आपका हेपेटाइटिस भी हो जाता है और इंसान की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो पंजाब का इंसिडेंट है, वहाँ पे पंजाब में एक ट्रेन चला करती थी, कैंसर ट्रेन कहते हैं उसको। वहाँ के लोगों को कैंसर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। रीज़न ये था कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी अब वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही थी, ठीक है। अब उनको दिखाना भी है, फॉलो भी नहीं करना है, लेकिन हमको नज़र पे भी नहीं आना है, तो वो करते क्या थे, जैसे हम लोग बोरिंग करते हैं ना, बोरिंग करते हैं तो वहाँ पे ड्रिल करके हम अंदर से पानी बाहर निकालते हैं। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग बोरिंग करते थे और बोरिंग करने के बाद उसको रिवर्स बोरिंग कहा जाता है। जो ये चीज़ करते थे, जितना भी इनका वेस्टेज होता था ये बोरिंग करके ज़मीन के अंदर डाल देते थे। नुकसान तो पहले से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि भाई नदियों का पानी आपका फ्लो में बहता रहता है, नदियों में पानी आपका ज़्यादा रहता है, लेकिन नीचे आपका लिमिटेड वाटर है। जो आपका सरफेस के अंदर है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो आपका लिमिटेड वाटर है। कहीं आपका मान लीजिए स्टोर है, कहीं आपका जैसे वाटर लेवल ज़्यादा है तो ठीक है, नदियाँ नीचे से आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन जब वाटर लेवल कम है तो नदियाँ मान के चलो नीचे ज़मीन के अंदर पॉन्ड बना हुआ है अंडरग्राउंड पे, वहाँ पे अपन पाइपलाइन डाले हुए हैं। अब ये लोग उल्टा रिवर्स बोरिंग करके पूरा कचरा वहीं डाल दिए, वहाँ से पानी हमारे पास आ गया, हम और आपने पी लिया। तो ऐसे करते करते पंजाब के लोगों को कैंसर बहुत तेज हो रहा था और वहाँ पे ट्रेन चला करती थी, कैंसर ट्रेन। तो ये रीज़न था उसका। फिर गवर्नमेंट को धीरे धीरे पता चला, जांच हुई, तो ये सारी चीज़ों को दोबारा बंद कराया गया। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, द वाटर पोल्यूशन लीव्स वेरी डेंजरस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। डिसीजेस लाइक कालरा, डायनेस्ट्री, फीवर, jaundice, malaria, etc. are all result of water pollution. तो बैड इफेक्ट में आपका यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम और आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और अंततः इससे जान भी कमानी पड़ जाती है, चाहे वो हैजा हो, बुखार हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, है ना, मलेरिया हो जाए। सबसे ज़्यादा हमको लगता है ये मलेरिया ही लोगों का मौत का कारण रहा होगा। कहते हैं ना कि जो मलेरिया आपका होता है, मच्छर का जो होता है, मच्छर का लार्वा जो होता है, जो नया नया पैदा हुआ रहता है, पानी पे रहता है, उसकी वजह से आपका अधिकतर आपको मलेरिया होता है। तो उसके लिए उपाय ये बताया जाता है, जहाँ भी रुका हुआ पानी होता है, जैसे आपके घर के आसपास अगर रुका हुआ पानी है तो और उस पर लार्वा बनना आपका लाजमी बात है, तो उस पर जाके थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दीजिए। अगर आप उसको डेली डेली बेस पे सफाई नहीं करवा पा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दीजिए। मिट्टी के तेल से ये होगा कि जो सरफेस है वो आपका ढीला हो जाएगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और जो लार्वा है वो पानी के अंदर डूब जाएंगे, है ना, पानी के अंदर डूबेंगे, मर जाएंगे। ये तरीका होता है। मेजर्स टू चेक वाटर पोल्यूशन by avoiding the flow of chemical waste of industries and dirty wastage mixed in water in rivers, seas, canals, lakes directly, to use the electric 2 minute जल प्रदूषण को रोकने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। हालांकि ये तीनों तरीके कितना, पहला तरीका मैंने पढ़ दिया है, जो भी इंडस्ट्री से आपका केमिकल और जो भी वेस्टेज आपका निकलता है उसको सीधे या तो नदियों में, सागरों में, नहर वगैरह में, कैनाल्स आपकी नहर कहलाती हैं, लेक्स आपके तालाब कहलाते हैं, इसमें डायरेक्ट ना डाला जाए, है ना। इसके लिए कुछ और तरीका अपनाया जाए, या तो रिसाइकल करने की व्यवस्था की जाए। रिसाइकल की पद्धति आपकी थोड़ी सी महंगी पड़ती है तो कंपनी इसको अपनाती नहीं है जल्दी। रिसाइकल किया जाए या फिर उनको ऐसी जगह पे स्टोर किया जाए या फिर पैक किया जाए जहाँ पे ये लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके। सेकेंड है आपका, देखिए जो भी बॉडीज़ आपकी जलाई जाती हैं किसी भी घाट पे या किसी भी नदी पे कहीं पे भी, तो उसके लिए कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रिक
बॉडी जलाने के लिए होता है, इलेक्ट्रिक आपका एक मशीन होती है, उसका यूज़ किया जाए, उससे पोल्यूशन आपका कम होता है। थर्ड है आपका टू टेक हेल्प फ्रॉम वॉलेंट्री बॉडीज लाइक सुलभ इंटरनेशनल टू स्टॉप पोल्यूशन occurring due to flow of excreta. एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। एयर इज essential for all the living creature. There cannot be life without air. The atmosphere has various gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. These gases are found in a fixed quantity and proportions. Even slight change in the proportion of gases upset the entire system of atmosphere, which directly affect human beings and creatures. The process of air pollution by nature and human factors is called air pollution. हम सभी के लिए जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपका जो एयर है, जो हवा है, वो बहुत ज़रूरी है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है, फ्रियॉन है, ये सारी गैसेस आपकी पाई जाती है। ठीक है, ये गैसें एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में बैलेंस्ड आपका इस पर्यावरण में मिलती हैं, एटमॉस्फेयर पे पाई जाती है। गैसों के इस अनुपात में थोड़ा सा भी अंतर होना या थोड़ा सा भी चेंजेस होना, परिवर्तन होना, वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिसका सीधा सीधा जो इफ़ेक्ट होता है वो जो जीव जगत है, जैसे हम आप हैं, जो क्रिएचर्स हैं और भी क्रिएचर्स हैं जिन्हें सांस लेने की जरूरत सभी को पड़ती है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे कोई भी, तो इन सभी पे सीधा असर पड़ता है। प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीके से आपका एयर पोल्यूशन होता है, जिसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, पहला है आपका नेचुरल कॉज। एयर पोल्यूशन इज caused by natural factors like eruption of volcano gases, smokes, pieces of stones, ash, etc., which come out, mix up in the air and cause pollution. सबसे बड़ा रीज़न तो आपका ज्वालामुखी के फूटने पर है। उसमें से आपकी जो भी गैसेस निकलती हैं, वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, है ना, इन सब तरह की गैसेस आपकी जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करती हैं, ये जो भी पत्थर के टुकड़े होते हैं, चट्टान के टुकड़े होते हैं, वो निकलते हैं, जो भी आपका मैग्मा निकलता है, जो भी आपका लावा निकलता है, उसकी वजह से जो राख आपकी वॉल्केनो से, ज्वालामुखी से निकलती है, अब वो काफ़ी ऊपर तक जाके एटमॉस्फेयर पे जाके मिल जाती है। ये सारी गैसेस, धूल के कण, चट्टान के कण, लावा, ये सारी चीज़ें आपकी जो भी गैसेस होती हैं, ये एटमॉस्फेयर में मिलती हैं और ऑक्सीजन का जो मात्रा होती है, अनुपात होता है, उसको कम करती हैं। जैसे अभी के टाइम पे सीन ये है कि नेचुरल तौर पे जो भी अभी जैसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो टाइम चल रहा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रहा है। गर्म होने का कारण ये है कि सूरज से रोशनी पहले भी वैसे आती थी, आज भी वैसे आ रही है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, ना के बराबर अंतर है। दिक्कत ये है कि जो हमारा वातावरण है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। जैसे जो भी जितनी ज़्यादा गैसेस होंगी यहाँ पे, वो गैसेस आपके जो सूर्य की किरणें हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगी। अगर सूर्य की रोशनी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए ज़्यादा तौर पे, तो ये जो ग्रह है ये ठंडा रहेगा, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे वातावरण में अगर रोक ली जाएंगी तो ये वातावरण को गर्म कर देते हैं। तो इसमें से जो गैसेस होती हैं, जिनका घनत्व जो होता है वो मोटा होता है, भारी होता है, वो गैसेस आपकी सूर्य की किरणों को रोक लेती हैं और वातावरण को गर्म कर देती हैं। तो इससे हमको गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है इसकी वजह से। दूसरी चीज़, एयर पोल्यूशन पे आपका एक सीन ये होता है कि जितनी भी क्लोरोफॉर्म वाली गैसेस होती हैं, जो क्लोरोफॉर्म हो गया, वो जैसे फ्रिज में जो गैस भरी जाती है फ्रिज को ठंडा करने के लिए, वो गैसेस हो गई। जो पेंट होता है जो पेंट करते हैं, उसमें जो गैस निकलती है वो उसकी वजह से, एसी की जो गैस निकलती है उसकी वजह से, और भी एक दो लेड वगैरह होते हैं, उससे जो हमारे एटमॉस्फेयर पे एक ओजोन परत होती है,
ओजोन परत भी एक तरह का गैस ही है, ओजोन गैस कहते हैं उसको। वो उसमें छेद हो रहा है, उसमें होल्स हो रहे हैं। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जो भी अल्ट्रा वायलेट रेस आती है सूरज की तरफ से, जो आपका कारण है स्किन कैंसर का, ठीक है, जो रीज़न है स्किन कैंसर का, तो वो प्यूरिफाई कहाँ हो जाती हैं, ओजोन परत में। जो आपका ओजोन लेयर है हमारे धरती पे ऊपर साइड पे, काफ़ी ऊपर साइड पे, तो उससे प्यूरिफाई हो जाती हैं अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। और जो हमारे पास आती हैं उससे हमें कोई नुकसान होता नहीं है, लेकिन इन सारी गैसेस की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से उसमें हो रहा है होल, कई हज़ारों किलोमीटर का होल हो जाता है उसमें। तो फिर वहाँ से जो रेज आती हैं वो डायरेक्ट हमारे बॉडी पड़ती हैं और वो कॉज करती हैं कैंसर का, ठीक है। धीरे धीरे इनका जैसे आपका अंटार्कटिका में लॉकडाउन के टाइम पे ही आपको बताया गया था कि जो ओजोन गैस का जो छेद है जो काफ़ी बड़ा था, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है लॉकडाउन जब इम्प्लीमेंट हुआ था तब। क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं चल रही थी, सारा आवागमन बंद था, रोड ट्रैफिक ख़त्म था, तो जितना भी पोल्यूशन था वो हो नहीं रहा था। उसकी वजह से हम नेचर अपने आप को हील कर रहा था, ठीक है। सेकंड है आपका मैन मेड कॉसेस। मैन मेड कॉसेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका बाय ट्रांसपोर्टर्स। द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज स्मोक emanating from vehicles. This smoke contains different deadly gases which polluted the air. एक्चुअल में ना जो ये दिया हुआ है कि पोल्यूशन का मेन कारण आपका व्हीकल्स हैं, एक्चुअल में ये है नहीं। मेन पोल्यूशन का कारण आपका इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सबसे मेन कारण आपका इंडस्ट्रीज़ होती हैं। क्योंकि उस पर एक रिपोर्ट आई थी कि जितना भी प्रदूषण होता है उसमें से सिर्फ 3.2% आपका ये ट्रांसपोर्टर से होता है। सिर्फ कितना, 3.2। बाकी किससे होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3.2 ही है, मे बी आप लोग चेक कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। बाकी आपकी इंडस्ट्रीज़ कॉज करती हैं, घरों से जो भी वेस्टेज निकलता है उसकी वजह से होता है, जो आप इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्टेज निकलता है उसकी वजह से होता है, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती हैं आप देखे होंगे उसकी वजह से होता है। तो ये कारण है, ठीक है। दूसरा है आपका बाय इंडस्ट्री। सर्वल डेडली गैसेस कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, pollution that flows from factories like ammonia, hydrocarbon, etc. also polluted air. And third है आपका by household works. Household works like cooking, boiling water are done by coal, wood, kerosene, agriculture wastage being used as fuel. This fuel produce smoke and it pollutes air. जो एग्रीकल्चर वेस्टेज आपको बताया जा रहा है जिसको कहते हैं पराली जलाना। जैसे अपने आसपास आपने खेतों में देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि गेहूँ खेती हुई, ठीक है, गेहूँ खेती हुई, अब गेहूँ कट गया, हम गेहूँ काट के अलग कर दिए। लास्ट में गेहूँ कटाई के बाद लास्ट में उसके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, खेत में ही लगे रहते हैं। तो उसको अब आदमी करे क्या, अब उसको क्या किया जाए, तो उसको जला दिया जाता है। आपने देखा होगा कई कई खेत आपके काले पड़े रहते हैं कुछ टाइम के लिए, उसको जला दिया जाता है। उसके बाद उसमें दोबारा आपका जुताई की जाती है, फिर उसमें बुआई की जाती है। तो अब जैसे दिल्ली का जो रोल है, दिल्ली में अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि ठंड के आने से पहले जब उसमें पराली जलाई जाती है, जो भी खेती हुई पराली जली, तो दिल्ली हरियाणा में जो भी पंजाब हरियाणा में जो भी पराली जलती है एग्रीकल्चर टाइम पे किसानों के द्वारा, वो हवा उड़ते उड़ते दिल्ली में जाती है। क्योंकि पंजाब हरियाणा दिल्ली आपका तीनों एकदम सटे सटे से हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका एयर पोल्यूशन होता है। जो भी पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से जो कुकिंग की जाती थी, खाना बनाने का जो तरीका था, जैसे लकड़ी का चूल्हा हो गया, चूल्हे में कंडा जलता था, लकड़ी जलती थी, मिट्टी के तेल जलता था, इसकी वजह से आपका पोल्यूशन आपका ज़्यादा होता था, ठीक है। इंडस्ट्री से आपको पता है जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं या तो चिमनीज के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं हवा में सीधे, या तो ज़मीन पे छोड़ दिए जाते हैं। उससे तीनों तरीके से पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन भी करती है कंपनीज आपका, वाटर पोल्यूशन भी करती हैं, और सॉइल इरोजन प्रदूषण भी आपका होता है, मृदा प्रदूषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Effects of air pollution. The air pollution leaves telling effects on respiratory system of human beings. Many respirations related diseases like asthma, TB, lung cancer are caused due to air pollution. तो एयर पोल्यूशन की वजह से आपका सबसे बड़ा तो अस्थमा है। अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, टर्बोक्लेसिस जिसको कहते हैं, लंग कैंसर हो गया, इसकी वजह एयर पोल्यूशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। मेजर्स टू check the air pollution. Air pollution today is a very grave problem. Human life without pure air cannot be possible. Hence, following measures must be taken to check air pollution. वायु प्रदूषण आपका देखिए भीषण समस्या है हमारे लिए, मानव जीवन के लिए कहा जाए तो भीषण समस्या है। अगर इसकी समस्या का हल नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे आपका जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, तो ये सारी जो बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से आपका बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, तो ऐसी जो बड़ी सिटीज़ हैं ये ज़्यादा दिन तक टिकेंगी नहीं। इन सिटीज़ को या तो बंद करना पड़ जाएगा या तो ये सिटीज़ अपने आप खाली हो जाएंगी, लोग बाग छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे, बेंगलोर जैसी जगह पे केसेस आपके आते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है और 2 साल के अंदर उसको कैंसर हो जा रहा है। बच्चा पैदा हुआ है तो दिल में छेद है। ऐसी ऐसी कंडीशंस है। किसी को लंग कैंसर हो जा रहा है, किसी को अस्थमा हो जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं देखो, अगर ये नहीं निपटी तो आने वाले टाइम पे दिल्ली जैसी जो जगहें हैं, नोएडा जैसी जगह हैं, ये खाली हो जाएंगी, खंडर हो जाएंगी, है ना। तो जो मेजर्स हैं इसको रोकने के लिए उस पर गौर कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ चिमनीज इन प्लांट शुड बी वेरी हाई एंड टू बी इंस्पेक्टेड बाय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो इंडस्ट्रीज में आपकी चिमनियाँ लगी होती है उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उसको स्थापित करना चाहिए, और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे बार बार इंस्पेक्ट करवाने की ज़रूरत है। टू बैन द यूज़ ऑफ रॉ कोल एंड वुड एज फ्यूल। कच्चा कोयला और कच्ची लकड़ी को जलाने पे आपका प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी की वजह से आपका देखिए जो गवर्नमेंट की तरफ से योजना चलाई जाती है, जैसे उज्ज्वला योजना है, उसमें आपका सभी को गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है। गैस सिलेंडर और क्या कहते हैं उसको जिस पे खाना बनता है, क्या तो कहते हैं उसको यार, कुछ भी है, समझ जाइएगा। तो वो सारी चीज़ें हर लोग को मुफ्त बांटी जा रही थी, कि जिसकी वजह से जो लोग परंपरागत तौर पे जो विधियाँ यूज़ करते चले आ रहे हैं, जो लकड़ी यूज़ करते चले आ रहे हैं, कंडे यूज़ करते चले आ रहे हैं, मिट्टी के तेल पे आपका खाना बन जाता है ना, जो पुराने टाइम पे जो चूल्हा आया करता था स्टोव पे। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही थी। टू क्लोज द ओपन सीवेज, जो भी आपका खुले सीवेज हैं उनको बंद किया जाए। अगला है आपका टू मेक द पीपल अवेयर द डिफॉरेस्टेशन बी चेक्ड। ये सभी में जागरूकता लाई जाए कि जो जंगल है उनकी अंधाधुंध कटाई बंद करनी चाहिए और अधिक से अधिक वन हमको लगाने चाहिए। इफ़ेक्टिव लॉज शुड बी इनैक्टेड। इन सभी के लिए आपका प्रभावी कानून बनाने चाहिए। अब बाकी अपन कल पढ़ेंगे।